डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान को कड़ी शराइत का सामना है दूसरी किस्त के हुसूल के लिए? सो असद, एक तो बात यह है कि मेरी और आपकी जब भी बात हुई है और मैंने ये हमेशा मेंटेन किया है कि पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ के बगैर चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। और इसका जो आप कह सकते हैं अहाता है वो हम इस तरह करते हैं कि प्रोग्राम होता है आईएमएफ के साथ इंगेजमेंट के बाद आपको आज एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कम हुई है, पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़े हैं, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा संभला है और कुछ फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि मालियाती निज़ाम में बेहतरी जो है वो आई है। ये सब जो है इज अ रिजल्ट ऑफ द एंगेजमेंट विद द फंड, प्लस जो बाहर के लोन्स हैं वो रीशेड्यूल भी हुए और कुछ नए आना शुरू हुए। तो बिलीव कीजिए कि ये मस्ट है अगले 1.5 से 2 ढाई साल जब भी प्रोग्राम का जो 3 साला टेन्योर है वो पूरा करना। पर असद ये भी साथ कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान आईएमएफ के 24 में एंगेजमेंट में ज़रूर है, बट याद रखिए कि ये एंगेजमेंट्स जो हैं उसमें से जो लॉन्ग टर्म या जिस तरह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये 3 साल की है, ज़िंदगी में एक ही बार पूरी की है फंडामेंटली, और वो 2013-16 का प्रोग्राम था। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो मैंने एंकर किया है उस कोर टीम के साथ जिसने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया। हम सही। बाहर आ जाते हैं ऐसी ही मुश्किलात में जिसका आपने अहाता किया है अभी। जी। देखिए आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, एक तो ये है कि प्रोग्राम डिज़ाइन यू हैव टू गेट इट राइट, और उसके लिए जो भी अथॉरिटीज़ हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अर्जेंटीना, जहां जहां प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑलवेज आई हैव सेड गेट योर टीम टुगेदर सो दैट आप जो टारगेट्स ही उनके साथ एग्री करें वो डुएबल हों। जो आप उनके साथ बेंचमार्क्स बनाएं, जिनको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स कहते हैं, प्रायर एक्शंस बनाएं, वो स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज ऐसी हों जो आप पूरी कर सकें, और जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो भी ऐसे तय करें कि आपने मॉडल किया हो कि आपकी इकोनॉमी उन पर डिलीवर करेगी। और फिर सारा जो आप एमईएफपी है वो ध्यान से लिखें। आई थिंक जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है इस वक्त, आई थिंक कि थोड़ा सा, जब जून का प्रेशर था, बजट भी था, प्रोग्राम में भी जाना था, ये थोड़ा सा हेस्ट में बना। हम एक जायजा ले लेते हैं अमूमी तौर पर कि कहाँ खड़े हैं। देखिए आपने इस दिसंबर तक 6,009 अरब रुपए एफपीआर की मद में पूरे करने हैं। अभी अगर आप पहले ही 5 माह का जायजा लें तो 340 अरब का शॉर्टफॉल तो वहीं पे दिखाई दे रहा है इन 6,009 में। अगर दिसंबर ऐड कर लेंगे तो हो सकता है ये बढ़ जाए। जी। सो आपको फंड पूछेगा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। फिर आपने कहा कि हम बजटरी स्पेंडिंग जो हेल्थ और एजुकेशन पे करेंगे वो 1405 अरब की करेंगे 6 माह में, क्योंकि पहले 685 अरब का टारगेट भी मिस होता हुआ दिखाई दिया है। सो क्या आप इसको पूरा कर पाएंगे? सो आप बात समझ गए होंगे। ताजिर दो स्कीम में हमने नहीं, कहा तो हम डॉक्टर साहब, पहले। इसका सोल्यूशन क्या है? आप 340 अरब कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में मेरे पास 356 अरब की फिगर भी है। क्या इसके लिए आईएमएफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टारगेट को रिवाइज करें, या हमें कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसको हम मिनी बजट कहते हैं, उसके लिए कुछ नए टैक्सेस लगाना पड़ेंगे? ये शॉर्टफॉल हम कैसे पूरा करेंगे, और शॉर्टफॉल की वजूहात आखिर क्या है 356 अरब रुपए की? देखिए सबसे पहली वजह तो ये है कि जब प्रोग्राम का इजरा किया तो 40% बढ़ोतरी अग्री कर ली एफपीआर की टैक्सेशन में 1 साल के अंदर अंदर। और इसका मतलब था कि 1.5 पौने 2% ये एग्री कर लिया कि टैक्स टू जीडीपी बढ़ जाएगा। एक स्लोइंग इकोनॉमी में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो है, इवन अब तो एग्रीकल्चर भी जो नजर आ रहा है वो बहुत ग्रो नहीं कर रहा, तो आप कैसे ये यानी एग्री कर आप ये कह रहे हैं सकते कि लोग पैसे हैं? कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे, और पैसे लोग कमा नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं? दुरुस्त। एक चीज हुई। नंबर दो चीज ये हुई कि आपने एस्टिमेट किया कि जो इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, वो ज्यादा होगी, यानी कि लेट से 12%, उस पर 3% ग्रोथ होगी जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, स्लोइंग है, तो 15% तो टैक्स यहीं से आ जाएगा। इन्फ्लेशन ही शायद 4%, इससे कम रहे, 9%, 8% के करीब रहे, ग्रोथ भी स्लो हो, तो जो ऑटोनमस यानी कि बगैर कोई काम किए हुए ग्रोथ आनी थी टैक्स में, वो भी उस तरह नहीं आएगी। फिर जो 1500-1800 अरब के टैक्स कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो भी पूरी तरह शायद रियलाइज नहीं होंगे। सो टैक्स के हदफ में आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। आपने कहा ताजिर दोस्त से 25 अरब रुपया हम ले आएंगे 50 अरब पहले, रुपए।
50 तो पूरे साल में लाना जी है, जी पर हमने हाँ यू नो जी जी अब वो भी मुश्किल लग रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाएंगे। किसी और मद में जरूर ले आएंगे, पर जो ताजिर दो स्कीम है मेरा ख्याल है उसमें नहीं लाएंगे। फिर आपने ये कहा, ये तो हमने एक जायजा लिया है अभी तक जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं। जी फिर आपने ये कहा कि आप जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं वो एक हद तक बिल्ड करेंगे। मैं श्योर नहीं हूं कि आप नेगेटिव 12 अरब डॉलर का कह चुके हैं उन्हें। ये एक एनआईआर होता है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स अभी भी नेगेटिव हैं पाकिस्तान के। हो सकता है मीट हो जाएं, लेट्स सी के उस पे हम कहाँ खड़े होते हैं। सो ये सारी फिर गारंटीज जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, पर ऐसा लग रहा है जो अब कल की ब्रीफिंग नेशनल असेंबली में हुई है और जो अथॉरिटीज ने जितना भी इसमें पब्लिक हुआ है, कि नंबर ऑफ दीज टारगेट्स रिमेन अनमेट। अब आप आगे आइए, आपने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क उनके साथ तय किया। नाउ लेट मी रीड इट टू यू। आपने कहा कि हर प्रोविंस जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन एंड रेजीम टू बी फुली अलाइंड विद पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि बड़े हाई रेट्स पे है इस वक्त। For small farmers, federal corporate income tax regime for commercial agriculture, और ये जनवरी 1 से इजरा हो जाएगा और अक्टूबर तक लेजिस्लेट हो जाएगा। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, पंजाब के अलावा तो अभी किसी ने लेजिस्लेट ही नहीं किया, और सिंध की रिजर्वेशंस हैं। आई एम नॉट श्योर कि केपीके क्या कर रहा है या बलूचिस्तान क्या कर रहा है। सो अक्टूबर का ये भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है वो अनमेट हो गया है। सो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। फिर हमने एक और बात बड़ी अहम की और अच्छी बात की, हमने कहा कि हम नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है उसको एग्री कर लेंगे सितंबर 2024 जो गुजर गया है, पर उसके आगे भी कहा, और सम स्पेंडिंग फंक्शंस जो हैं वो हम डिवॉल्व कर देंगे प्रोविंसेस को 18वीं तरमीम के मुताबिक। अब क्या ये बेंचमार्क उसी तरह मीट हो गया है जो अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों साइड्स की कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपने डिवॉल्व कर दिए हैं? मैंने अभी नहीं सुना कि तालीम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये तो वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो डिवॉल्व होने थे। आई रियली होप कि हमने कर दिया। फिर हमने जेनेरिकली कहा कि हम अगस्त में पीआईए को प्राइवेटाइज कर देंगे। फिर हमने कहा कि हम ये सारी चीजें जो है अब इनका अहाता करना पड़ेगा। फिर प्लानिंग कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करके हमारे सामने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क ये है कि जो क्राइटेरिया है फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, जैसे पीएसडीपी है, और हम सब कहते हैं कि पीएसडीपी में बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, को उसका हमने एक उनके सामने रखना है कि पीएसडीपी के पोर्टफोलियो को नए प्रोजेक्ट्स की एंट्री कैसे बेहतर करेंगे। ये एंड जनवरी का एक बेंचमार्क है। ये है वो रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, मैंने अहाता कर दिया। मैं आज भी गुजारिश करूंगा एंड करने से पहले इस कॉन्वर्सेशन को कि इस प्रोग्राम में रहना निहायत जरूरी है, पर इस प्रोग्राम को प्रोफेशनली चलाना अथॉरिटीज के लिए बहुत अहम है। और ये सिर्फ और सिर्फ, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस पे, क्योंकि मैंने 13-16 का प्रोग्राम रन किया है पाकिस्तान के लिए। आई एम 100% क्लियर। इकोनॉमिस्ट जो मॉडल कर सकते हो और जो आईएमएफ को कन्विंस कर सकते हो, मैं असद आपसे कभी मैं इसे शेयर नहीं करता, आप यकीन करें, ये जो डॉक्यूमेंट जो कि हम इंतजार करते हैं ना कि MEFP IMF से आएगा, ये मैं पाकिस्तान में बैठ के 6ठे फ्लोर पे क्यू ब्लॉक के लिखा करता था, सो दैट मैं पैराग्राफ शेयर कर सकूं कि ये हमारी पोजीशन है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एंड देयर वाज अ वेरी टोटली अ प्रोफेशनल टीम जो मेरे अंडर ये काम किया करती थी। आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। वरना जिस तरह के बेंचमार्क्स हैं, और अब जो अथॉरिटीज ने चूंकि खुद कह दिया, मैं पहले ये गुफ्तगू नहीं करता था, उन्होंने खुद कह दिया कि हिकअप्स का वर्ड यूज हो रहा है, आ रही हैं। हिकअप्स आर नेवर गुड फॉर अथॉरिटीज। और ये भी याद रखिए कि ये हिकअप्स जब तक आपकी प्रोफेशनल साइड काउंटर ना कर सके आईएमएफ के आर्ग्यूमेंट्स को, आप 11 PhDs वहां से आते हैं, वो हर एरिया के माहिर ही नहीं है बल्कि मॉडल कर रहे हैं बार बार। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली इस टीम को भी जो उन्हें डील कर रही है। लेकिन मुझे ये बताइए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो इंडिकेटर्स हैं, यानी अब इसको एक हुकूमत बड़े जाहिर है एक फख्र के साथ बता रही है कि 70 साल से की तारीख की लोएस्ट जो है वो हम पहुंच गए हैं इन्फ्लेशन पर, जो कि 4% पे रह गई है। कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है? वो यानी किस चीज पर हुकूमत को क्रेडिट दिया जाए?
पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये सही बात है, वो है, जिसका मतलब ये है कि आईएमएफ की इंगेजमेंट की वजह से आपकी, चूंकि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, एस्टैब्लिशमेंट और अथॉरिटीज़ ने कुछ एक्शंस लिए, रुपया स्टेबल हुआ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन टूटी, एग्रीकल्चर 6% पिछले साल ग्रो किया है, इसलिए जो फूड प्राइसेस का बढ़ना है वो तो मेरे ख्याल है 1.7% पे इस महीने में आ गया है। ओवरऑल जो इस वक्त एनर्जी प्राइस पास थ्रूज हैं वो हो चुके हैं। याद रखिए कि ये तो वो अनासिर हैं जो को आप कह सकते हैं कि अथॉरिटीज और फंड ने मिलकर किए। एक बहुत हाई बेस इफेक्ट है, इसको याद रखिए। पिछले साल 29%, उसके अगले साल 24%। जब इतनी कीमतें बढ़ चुकी हों, यानी कि 60% 2 साल में कीमतें बढ़नी थी, तो उसके ऊपर भी अगर 5% कीमतें बढ़ी हैं तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि जो हाई बेस इफेक्ट है वो भी इन्फ्लेशन को रोक रहा है। पर अभी भी ये चीज जो है लॉन्ग टर्म के लिए तभी संभलेगी कि एनर्जी एफिशिएंसीज, पैदावारी सलाहियत, ये सब चीजें बेहतर होंगी। पाकिस्तान की दूसरी मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह जो है, जो या मैक्रो स्टेबिलिटी को अगर एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि आपकी चूंकि रिजर्व्स की पोजीशन बिकॉज इनफ्लोज बेहतर हुए हो गई है, आपके करंट अकाउंट क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों जो हैं उस तरह ग्रो नहीं किए, आपका रेमिटेंस ग्रो की है बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में पैसे आए, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी है। ये बात हुकूमत की दुरुस्त है, पर ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी जो है, इसका ये भी याद रखिए कि प्रोग्राम के चलने से ताल्लुक है, और दूसरा ताल्लुक इस चीज से कि ये एक वक्त है और ये एक स्पेस है। एक सेकंड असद, अभी तो मैंने वो चीजें बयान की हैं जो फंड के साथ कंप्लीट करनी है, उसमें तो मैं गया ही नहीं हूं कि उस वक्त और स्पेस में एनर्जी रिफॉर्म्स, ग्रोथ के रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स, और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी रजीम है, यार ये सब काम तो अभी आईएमएफ से हट के करने हैं, प्राइवेटाइजेशन एडेड। तो इतना बड़ा एजेंडा है हमारे सामने, और आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि जो मीडियम टर्म 3 साल में कंप्लीट होना है काम, वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावारी सलाहियत है। अगर ये सब काम आप नहीं करेंगे तो 3 साल बाद, मैं तो शायद इंटरव्यू ना कर रहा हूं आपको, जो भी इकोनॉमिस्ट कर रहा होगा वो ये कहेगा कि फंड में जाना शायद फिर ना दरकार हो पाकिस्तान को।